नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए वापस से 65 नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले 64 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं। और ये आज आपका 18 मॉक टेस्ट है ईवीएस का। नहीं देखे हैं तो आप मुजाहिद मनीष की प्ले लिस्ट पर जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आनुवंशिक प्रजातियाँ और पारिस्थितिक किसके प्रकार हैं? ये पूल के प्रकार हैं, विविधता के प्रकार हैं, या वर्ग के प्रकार हैं, या घनत्व के प्रकार हैं? तो सर, जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। कितने? एक क्वेश्चन तो ये कि सर जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो आनुवंशिक, एक प्रजातियाँ और एक पारिस्थितिक। ये होते हैं जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में बायो का अर्थ होता है जैव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। ठीक है, इस जैव विविधता शब्द का सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका आंसर आ गया कि आनुवंशिक प्रजातियाँ और पारिस्थितिक, ये हैं विविधता के प्रकार। जैव विविधता के 3 प्रकार। आपसे पूछ ले कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताना 1 2 3 4 5 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आनुवंशिक, प्रजातियाँ और पारिस्थितिक। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1985 में। किसने किया था? W.C. रोजने ने। W.C. रोजने ने। और इसकी संकल्पना किसने की थी? तो 1986 में इसकी संकल्पना हुई थी। 1986 में इसकी संकल्पना हुई थी। किसने की थी? विल्सन द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? विल्सन। ये आपको इतनी बारी बात इसमें ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिजर्वेशन। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये बन गया कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर हैं? ये हैं मोर्गेन में। कहाँ पर हैं? मोर्गेन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। किसने की थी? ये की थी फोंटेनब्लू। किसने की थी? फोंटेनब्लू ने की थी। फोंटेनब्लू ये कहाँ के हैं? तो ये हैं सर फ्रांस के। ये इसके बारे में इतनी जानकारी। IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। किसने की थी? फोंटेनब्लू ने की थी। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरण विकास संबंधी चुनौतियां जो भी होती हैं ना, जिसमें पर्यावरण की विकास संबंधी जितनी भी चुनौतियां होती हैं उसका व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए इसकी स्थापना की गई। जो पर्यावरण में जो भी समस्या होती है ना, बड़ी से बड़ी चुनौतियां आती हैं ना, तो उसकी स्थापना के लिए इसकी गठन किया गया। IUCN के बारे में मैंने आपको बता दिया। किसने करा था? 1948 में फोंटेनब्लू ने करा था। और ये हैं फ्रांस के मोर्गेन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, झीलों के सबसे गहरे क्षेत्र को क्या कहोगे? लिटोरस क्षेत्र, प्रोफुंडल क्षेत्र, लिग्मेनेटिक क्षेत्र, एपिलमेटिक क्षेत्र। तो जो झीलों का सबसे गहरा क्षेत्र होता है उसको क्या कहोगे आप बताओ? तो उसे हम कहेंगे प्रोफुंडल क्षेत्र। क्या कहेंगे? झीलों का सबसे गहरे क्षेत्र को हम कहेंगे प्रोफुंडल क्षेत्र। अगला, विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला बताओ। 4 फॉर्मूले पढ़ लेना आप। तो इसका सही जवाब होगा dN/dt = R। ये जनसंख्या विस्फोटक का फॉर्मूला है। आपसे पूछ ले कि जनसंख्या विस्फोटक का फॉर्मूला क्या है? तो dN/dt = RN। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और कम कहाँ है ये भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसकी PDF के लिए
मैं इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना, जिसको नहीं मिलती है मैं डेली आपको PDF सेंड कर देता हूँ सारे सब्जेक्ट की। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, ये इसका सूत्र है ना, मानव जनसंख्या छोटी है तो निम्न में से किसकी संभावनाएं अधिक होती है? जीन प्रवाह, जीन ड्रिफ्ट, प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन? बताएं। तो मानव संख्या छोटी है तो इसमें जीन ड्रिफ्ट की संभावनाएं अधिक होती हैं। किसकी? जीन ड्रिफ्ट की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। जीन ड्रिफ्ट क्या है? तो जीवों के किसी भी जनसंख्या में परिवर्तन आनुवंशिक रूप होता है, उसे हम कहते हैं जीन ड्रिफ्ट। जीन ड्रिफ्ट का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था, इनकी जीव विज्ञान में हुआ था इसका प्रयोग, और ये किया था सेवल ने। जीव विज्ञान में इसका प्रयोग होता है और वो किया था सेवल ने, इसलिए इसका नाम सेवल राइट प्रभाव भी कहते हैं। जीन ड्रिफ्ट को एक और इसका नाम है सेवल राइट प्रभाव। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रत्येक जनसंख्या की वृद्धि और विकास के लिए दो विपरीत बल काम करते हैं। उनमें से किसी दिए गए समय पर प्रजनन की क्षमता से संबंधित होता है। इसके विपरीत बल को क्या कहोगे? उपजाऊपन, मृत्यु, प्रतिरोध या जैविक संभाव्यता? बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रत्येक जनसंख्या की वृद्धि और विकास के लिए जो परिवर्तित बल काम करते हैं उसे हम कहते हैं जैविक संभाव्यता। क्या कहेंगे? जैविक संभाव्यता। अगला क्वेश्चन, ये एक बार क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही IMP लग रहे हैं इसलिए मैंने आपको कराए। वाहनों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है? वाहनों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन द्वारा क्या बनाने के लिए एक दूसरे से क्रिया की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, PAN बनाने के लिए या एरोसोन्स बनाने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PAN। वाहनों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन द्वारा बनाने के लिए PAN एक दूसरे के साथ क्रिया करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कब संश्लेषित किया गया? 1892, 1920, 1980 या 1800? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका एक नाम और है फ्रेयान भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक और नाम क्या है तो आपको बताना है फ्रेयान। क्या है? फ्रेयान। और सबसे संश्लेषित हुआ था 1892 में। पहला CFC को कब संश्लेषित किया गया था? तो 1892 में। CFC द्वारा क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो ओजोन गैस को नुकसान होता है उसमें वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया गया। HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया गया। भारतीय कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1970 के पूर्व में, 50 के, 90 के, तो 80 के? तो भारतीय कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1970, मतलब पूर्वांत 1973 में। 1 मई 1973 में राष्ट्रीयकरण हुआ भारतीय कोयला उद्योग का। इसका सार्वजनिक खान कहाँ है? इसकी कोयला खान कहाँ है? तो CMAL कंपनी इसकी गठित की गई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पर है ना। इसके लिए एक कंपनी गठित की गई, उसे कहते हैं CMAL। 1 मई 1973। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कब जैव ऊर्जा का संदर्भ ऊर्जा के निर्मुक्त होने से होता है? कब होता है? अजैविक कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है,
जैविक कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, जैविक कार्बोहाइड्रेट से प्रतिक्रिया करती हैं, या अजैविक कार्बोहाइड्रेट से प्रतिक्रिया करती हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा कि कब जैव ऊर्जा का संदर्भ ऊर्जा में निर्मुक्त होने से होता है। तो जैविक कार्बन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। किसके? जो जैविक कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है 75, भारत सरकार द्वारा परियोजना हाथी की शुरुआत कब की गई? बताएं कब की गई थी परियोजना हाथी की शुरुआत? तो परियोजना हाथी की शुरुआत क्यों की गई थी? क्योंकि हाथियों की संख्या में कमी आने के कारण, हाथियों की संख्या में बहुत ही कमी आने के कारण हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1991-92। हाथी की कमी महसूस होने लगी थी तो एक हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1991-92। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा इसका हाथी परियोजना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में इसका उद्घाटन किया गया था। झारखंड के सिंहभूमि जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1992 में, झारखंड के सिंहभूमि जिले में। और देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? अगर ये पूछ ले कि देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो वो है कोतूर में। कहाँ है? कोतूर। यहाँ से इतनी जानकारी आपको मिल गई कि हाथी की कमी आने लग गई थी तो 1991-92 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। सबसे पहले कहाँ हुई थी? झारखंड के सिंहभूमि में हुई थी। देश का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र पूछ लो तो वो है कोतूर में। अगला क्वेश्चन 76, ऑटोएकोलॉजी का संबंध किससे है? बहुत प्रजातियों या किसी एक प्रजातियों का अध्ययन कहलाता है, जीवों के समूह का अध्ययन कहलाता है, एकल प्रजातियों या एकल परिस्थितियों का अध्ययन कहलाता है, या प्रजातियों का अध्ययन कहलाता है? बताएं क्या है? ऑटो एकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑटो एकोलॉजी का आपको संबंध बताना है किससे है। तो ऑटो एकोलॉजी का संबंध होता है एकल प्रजातियों या एकल पारिस्थितिक अध्ययन से। किससे होता है? एकल प्रजाति या एकल पारिस्थितिक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑटो एकोलॉजी। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि पारिस्थितिक शब्द एक जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिक। इसमें जीव जंतु वनस्पति वातावरण आदि रहते हैं, है ना। पारिस्थितिक को इन्वायरमेंटोलॉजी भी कहते हैं, है ना, इन्वायरमेंटोलॉजी भी कहते हैं। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जर्मन में हुआ था। किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था। और किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। कौन सी? अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक थी? उनका नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था पुस्तक का? जनरल मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 77, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ठीक है। पृथ्वी शिखर, रियो डी जेनेरो, क्योटो प्रोटो, मॉन्ट्रियल या G8 शिखर सम्मेलन? बताएं कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्बन क्रेडिट कार्ड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक तरह की क्या होती हैं? ये एक तरह की संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किसने शुरू की थी? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक तरह की संधि है जिसमें क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, उसमें जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल का शुभारंभ कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल का शुभारंभ हुआ था 11 दिसंबर
1997 को अपनाया गया था। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। वह 16 फरवरी 2005 को इसे लागू किया गया। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा प्रस्तुत की थी क्योटो प्रोटोकॉल। यह एक संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु को रोकने के लिए बनाई गई है ना। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये आज मैंने आपको 18 क्वेश्चन कराए। कितने? आज 18 ही क्वेश्चन कराए हैं और आज सभी के बारे में मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जिसको इसकी PDF और मैंने आपको हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के 100 वीडियो सेंड कर रखे हैं, जिसको नहीं मिले हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 9753749986। और मैंने आपको जो भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ तक हो वहाँ तक मैं आपको PDF सेंड कर देता हूँ। तो PDF जिसको नहीं मिली तो एक बार मैसेज कर सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।